So, before starting my lecture, are you happy here or not? Very good. So, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ये हमारे आराध्य देव है जयपुर के गोविंद देव जी। और जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत लेंथी है। इस टॉपिक के ऊपर तो हफ्ते भर का लेक्चर करवाना चाहिए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंक्लूड इट इन विद इन 1.5 hours. नेक्स्ट प्लीज, slide. Next. So this is the institute where I am working. आपने सुना है इसके बारे में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान? सुनोगे आप लोग, क्योंकि अब आप लोग इस फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हो. सो दिस इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार में सबसे पहले जब एक आयुष मंत्रालय बना था, उससे भी पहले का ये इंस्टीट्यूट है. और ये इंस्टीट्यूट लगभग 188 बरस पुराना है. 2 छोटे से कमरों के अंदर संस्कृत के पाठशाला के रूप में इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था जयपुर में. और 1946 के अंदर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बना राजस्थान सरकार का. उस वक्त इसकी सेवाएं इतनी उत्कृष्ट थी कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी वगैरह, इन सबका ट्रीटमेंट आयुर्वेद कॉलेज जयपुर से होता था. तो भारत सरकार में उसी दौरान एक प्रक्रिया चल रही थी, देश के अंदर कुछ अपेक्स इंस्टीट्यूट बनाए जाए हरपैथी के. तो दिल्ली के अंदर उन्होंने बनाया एम्स, जो एलोपैथी का इंस्टीट्यूट रहा. और आयुर्वेद के लिए, क्योंकि जयपुर में सर्वश्रेष्ठ सेवाएं थी, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना 7 फरवरी 1976 को वहाँ स्थापित की गई. और इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो आयुर्वेद की छोटी से छोटी पढ़ाई से लेके और जो बड़े से बड़े कोर्स होते हैं, all facilities are available in this institute. So if you got a chance to visit Jaipur, so definitely you will visit. You will find that what Ayurveda is doing, what institute is doing, what our government is doing, because we are representing to Ministry of Ayush. और जो भारत सरकार की आयुर्वेद के लिए अपेक्षाएं हैं, उन सबका जो क्रियान्वयन स्थल है, जहाँ वो परिणित होता है, that is National Institute of Ayurveda. So I invite and welcome to all of you to come in this institute when you got an opportunity to visit Jaipur. Next please. So this is the office or my department where I am working. I am a scholar of Rachana Sharir and a faculty of Rachana Sharir also, and I have an additional responsibility to serve as a dean student welfare. Because I am a alumni of this institute, I took my admission in 1996. जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, 1996 में हमने भी यहाँ एडमिशन लिया था. और when I complete my UG, at the same time I joined my PG courses in 2004. After complete the 2004 my PG degree in 2007, then I joined into the PhD course. And at the same time I selected as a faculty of National Institute of Ayurveda. So जब मैं National Institute of Ayurveda की फैकल्टी बना, तो जब हम स्टूडेंट थे तो हॉस्टल के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम हमारे जो वार्डन्स थे उनको इंटरेक्ट करते थे. तो जैसे ही मैं फैकल्टी बना, मुझे डायरेक्टर सर ने सबसे पहले वार्डन ही बनाया. ये आओ, अब तुम जिम्मेदार पोस्ट पे हो, जो प्रॉब्लम्स के लिए तुम रेज करते थे अब इनको सॉल्व करो. तो आई सर्व्ड एज ए वार्डन 10 years. 10 साल मैं वार्डन रहा. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जो स्टूडेंट थे, उस हॉस्टल के अंदर जो बेस्ट फैसिलिटी मैं दे सकता था, स्टूडेंट और मेरे बीच में बहुत अच्छी हारमोनी रही. और उसी का नतीजा रहा कि फिर मुझे डीन स्टूडेंट वेलफेयर के रूप में प्रमोट किया. आप स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी उनका वेलफेयर हो सकता है, वो सारे प्रोग्राम आप देखो. So I took this responsibility and now I am doing this responsibility, serving this. So what is the role of mentoring? क्योंकि डीन स्टूडेंट वेलफेयर का काम क्या है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना. जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसमें वो एक्सीलेंस नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आपकी फैकल्टी कर रही है या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं. सो इट इज़ ए नेसेसिटी. क्योंकि मेंटरिंग क्यों ज़रूरी है? जिस फील्ड में हम लोग आज
24-25 साल से है, आप लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हो, तो वी गो थ्रू दिस पैसेज, हम इस पाथवे से गुजर चुके हैं। तो अब हमारी ड्यूटी है कि जो बच्चे हमारे पास आए हैं पढ़ने के लिए, उनको मेंटरिंग करके उनको लिए क्या स्कोप हो सकता है, आयुर्वेद को कैसा पढ़ा जाए और आयुर्वेद में क्या अपॉर्चुनिटीज है वो उनको बताया जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ए टीचर इज नर्चर टू द स्टूडेंट्स। हम क्या दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि इन फ्यूचर में आप लोग बनने वाले वही हो। देश का सबसे जिम्मेदार 2 पद होते हैं, एक शिक्षक और एक चिकित्सक। इसके अलावा सारी नौकरियां पैरेलल हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर इन 2 पदों की बड़ी गरिमा है। क्योंकि आज एक टीचर एज ए एनाटॉमिस्ट, मेरे स्टूडेंट यदि हल्के निकल रहे हैं ना, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके दूसरे बच्चे तैयार नहीं कर सकते। सो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं सिस्टम को दोष नहीं दे सकता, आज यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा नहीं है, वो समय मेरा जा चुका। नाउ आई एम ऑन द सीट, इट इज़ टाइम टू परफॉर्म। मैं जैसा परफॉर्म करूँगा वैसे मेरे स्टूडेंट बनेंगे। तो ये हमेशा, ये किसी भी देश की समृद्धि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर कैसा डिलीवर कर रहा है और डॉक्टर कैसी पेशेंट केयर कर रहा है। और लकीली वी आर लकी एनफ दैट वी आर सर्विंग इन बोथ फील्ड। हम टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो आप लोग ऐसा बनना चाहोगे, बनना चाहोगे या नहीं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो ये मेंटरिंग का जो प्रोसेस है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहलों से, बरसों से हो रहा है मेंटरिंग का। ऐसा नहीं कि आज ये नए नए वर्ड्स आ गए, मेंटर पॉलिसी आ गई तो ये अब से शुरू हुआ है। ये एंशिएंट पीरियड से चल रहा है। देखो ये पिक्चर कब की हो सकती है, किस स्थान की है पिक्चर? ये युद्ध की है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था। और एक सिचुएशन ऐसी है कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, जिनके साथ मैं लड़ने वाला हूँ वो तो मेरे सब सगे संबंधी है। सपोज एट दैट टाइम इफ कृष्ण इज नॉट प्रेजेंट देयर, ही वाज मेंटर ऑफ अर्जुन। अगर वो नहीं होते तो क्या होता, उस युद्ध का परिणाम क्या होता? एक बुरे लोग जीत जाते, ऐसा ही होता ना, कौरव जीत जाते और पांडवों का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि मेंटर की जरूरत अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय में भी चाहिए। जब आप बुरे वक्त में होते हो तो आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। ऐसे कैरियर में बहुत सारी फेज आती है। सपोज जब मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट करी BMS की, तो मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो गया। बट माई मेंटर टोल्ड मी कि सेम टाइम मैं PG में भी सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने PG छोड़ने का मन बना लिया क्योंकि सर्विस नहीं लगती, ऐसा मेरा दिमाग में एक परसेप्शन था। तो मेरे जो मेंटर थे उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन वो हमेशा फायदेमंद होती है, इट विल ऑलवेज कम इन ए फॉर्चून। ये आपका भाग्य है कि आपको हायर एजुकेशन करने का मौका मिल रहा है। तो नौकरी तो मिल जाएगी, आप नौकरी देने वाले बनो ना, नौकरी लेने वाले क्यों बनते हो? आप एक रिसोर्स जनरेट करने वाले बनो। तो सर्विस मैंने छोड़ी और मैंने PG की और आज मैं फैकल्टी हूँ NIE की। तो ये मेंटरिंग मेंटी का जो प्रोसेस है ये एंशिएंट टाइम में चल रहा है और इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, इसको पहचानते हैं आप, इस टीम को? नहीं पहचानते होंगे आप लोग, नई जनरेशन है, ये हमारे टाइम की या हमारे जो साथी लोग उनके टाइम की बात होगी। क्योंकि क्रिकेट और फिल्में बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपना PPT आप लोगों के इंटरेस्ट को देख के बनाया है। क्रिकेट के अंदर महेंद्र सिंह धोनी वाले मैच का मैं एग्जांपल दे सकता था, बट जो वर्ल्ड कप हमने 2011 में जीता, बट दिस 1983 इट वाज ए एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। 2011 के अंदर तो हम लोग क्रिकेट के लगभग सिरोमार की तरफ थे, इंडिया की टीम बेस्ट टीम में थी, सारे वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर था। पर ये स्पेशल क्यों, इसकी फोटो क्यों लगाई मैंने? बिकॉज द मोटो ऑफ दिस टीम वाज नॉट टू विन द वर्ल्ड कप। उस वक्त था ही नहीं, इनका मोटो ही नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। बट द वन मैन, द सिंगल मैन, द कैप्टन कपिल देव ही took a vision that we are here in England to win the World Cup. उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर हम इंग्लैंड में हैं तो हमें वर्ल्ड कप जीतना है। बट रेस्ट ऑफ 10 प्लेयर्स दे आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। वो सोच रहे थे कि हम इंडिया से जाएंगे, 2-3 मैच खेलेंगे, टीम बाहर हो जाएगी एंड देन वी विल फ्लाई टू US फॉर 2 months समर वैकेशंस। ये उनका मोटो था।
तो देखिए दो अलग अलग चीजें चल रही हैं, टीम एक है, दो अलग अलग लोग हैं। अब ऐसा ही अगर आपके जीवन में हो, अब यहाँ की टीम अलग है, मेंटर का फोकस अलग है और टीम का फोकस अलग है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? सो एट द सेम टाइम जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ऐसे ही उस टीम में कपिल देव ने इस टीम के लिए काम किया, टीम को मोटिवेट किया। क्योंकि इससे पहले टीम में विश्वास कहाँ से आएगा? इससे पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप के अंदर एक भी सिंगल मैच नहीं जीता था, नॉट ए सिंगल मैच ही इज विन। तो ऐसी टीम का मोराल कहाँ से आएगा? जो टीम सब कुछ कभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं, वो टीम कैसे जीतेगी? बट द मैन बिहाइंड द टीम वाज कपिल देव एंड ही डिसाइडेड, ही चेंज द मोटो ऑफ द टीम। और उन्होंने कहा कि जितने दिन खेलेंगे उतने जी जान से तो खेलो, अगर आप अच्छे से खेलोगे तो जीतोगे भी। तो द रोल ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके खेल हो, किसी भी फील्ड के अंदर जाइए, मेंटर का रोल सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट, इसको वीडियो प्ले कीजिए, इसको इससे पहले वही तो चेक करने के लिए मैंने कहा था वीडियो चल रहा है या नहीं। फाइल में तो है साथ में, वो अलग से चलाना पड़ेगा फिर आपको। वॉइस साउंड on your team's chances in the cup? Do you think on your team's chances in the cup? शुरू से ही Here to win. To win the World Cup? What does we here for? I don't think the Indians can quite see the रिप्ले एक बार दोबारा सुनो, व्हाट आर द वर्डिंग्स एक्चुअली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Do you think on your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What does we here for? I don't think the Indians can quite see the ये पूरी फिल्म देखिए आपने 1983, इसके हर सीन के अंदर इंस्पिरेशनल है। क्या क्वेश्चन है, आपकी टीम के चांस क्या है इस वर्ल्ड कप के अंदर? एंड द सिंपल आंसर गिवन बाय द कपिल देव दैट हाउ मच क्लैरिटी ही हैव, वी आर हियर टू विन। तो आप लोगों के दिमाग में भी इतनी ही क्लैरिटी चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है तो। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। अगर आप कंफ्यूजन होंगे तो फिर वो सफलता नहीं मिलेगी जो इस टीम को मिली। So it should be very necessary that you have a clear-cut mindset. If you don't have a clear-cut mindset, then you never achieve what should be you want. जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा, उससे नीचे का मिल जाएगा, दाएं बाएं का मिल जाएगा, but actual what you have deserved वो कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 लोग बैठे हैं, है ना, 2 या 3 लोग बैठे हैं, क्योंकि इस टीम से किसी को उम्मीद नहीं है, but a single man thinking very क्लियरली हम यहाँ हैं तो जीत के जाएंगे। एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट? उससे पहले देखिए स्लाइड शो पे कर दो, एक वीडियो और चाहिएगा मुझे बस, नहीं वो इससे पहले वाला, यस इसको स्लाइड शो पे कीजिए। सो दैट वाज द एंड ऑफ दैट वर्ल्ड कप, क्योंकि क्लियर मिशन था और टीम, एक मेंटर ने एक टीम तैयार करी और नतीजा ये हुआ कि 1983 के अंदर पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद से आप देखिए इंडियन टीम का सारा भविष्य ही बदल गया है। नेक्स्ट वीडियो वो आप दूसरे उससे चला दीजिए। मैं जिंदगी में हमेशा
मैं ज़िंदगी में हमेशा मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को किसी सीनियर क्रिकेटर ने कहा था कि कपिल, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन व्हाइल स्लीपिंग ऑल्सो। सक्सेस तो आ जाएगी, सीखना कहाँ से? वो आपके दोस्त, आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन आपको दिन ब दिन बेहतर सिखा सकती है। अगर आपकी सोच है सीखने की, अगर आपकी सोच ये है कि मेरे को सब कुछ आता है, गुड लक। Good luck, नहीं, good night. सो नाउ यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से दूर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर हैं। तो लर्निंग इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। आप एक दिन में कुछ भी सीख जाए, हमेशा इसको एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जाता, क्योंकि अगले जो 5 साल आपके बीतने वाले हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना तो है ही, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी स्किल्ड, क्योंकि जिस फील्ड में आप उतर रहे हो, सीखने का प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है। आज आप सुन रहे हैं, कुछ सीख के जाएंगे, कल दूसरा कोई लेक्चर होगा, वो कुछ सिखाएगा। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ ए पॉजिटिव कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि सीखना तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। हॉस्टल में 2 साथी सिगरेट पीने वाले मिल सकते हैं, कोई शराब पीने वाला मिल सकता है। दैट इज़ नॉट ए लर्निंग प्रोसेस, दैट इज़ ए बैड लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपको तय करना है अगले 5.5 साल के अंदर आपको अपने टाइम को, स्लॉट को किस तरह से डिवाइड करना है। क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे तो अभी इसी फर्स्ट ईयर के अंदर अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो पहला ही श्लोक आएगा, कालो ही नाम भगवान। अब जो समय है वही भगवान है, अलग से भगवान कोई नहीं है। आपने इस भगवान की पूजा शिद्दत से करी तो आप कुछ बन जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे। अगर इस चीज़ को, क्योंकि पैसा बहुत कीमती चीज़ नहीं है, पैसा तो ज़िंदगी के अंदर कई ऐसे क्षण आएंगे जब आप बहुत सारा कमाएंगे, लेकिन सीखना और समय, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय फर्स्ट ईयर में जो सीखना है वो फर्स्ट ईयर में सीखना जरूरी है। सेकेंड ईयर में जाके तुम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वो पॉसिबल नहीं है। जब 4.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, और तब आपके सामने प्री पीजी जैसा बड़ा एग्जाम होगा, तब आप सोचो कि मैं एनाटॉमी पढ़ लेता हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ लेता हूँ। उस वक्त हर साल के सब्जेक्ट जुड़ के लगभग 25 सब्जेक्ट बन जाएंगे, और वो 1 साल के अंदर आपको इंटर्नशिप के साथ साथ वो तैयारी करनी होती है। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू यू कंप्लीट ऑल द थिंग्स इन 1 ईयर और फ्यू मंथ्स? इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने हैं। जो फर्स्ट ईयर से समझ डिसेक्शन आपको थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में जाकर थोड़ी सीखोगे, फर्स्ट ईयर में सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल कहाँ होना चाहिए। आपने स्टेथोस्कोप पहन लिया, अब कहाँ रखना चाहिए उसका चेस्ट पीस, ये आपको पता ही नहीं है, तो ये सेकेंड ईयर में नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल तो आपको फर्स्ट ईयर में ही बताएंगे, सेकेंड ईयर में ऐसी कोई क्लास ही नहीं होगी आपकी। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू डिसाइड, यू डिवाइड योर टाइम, आपको कितने घंटे किस चीज़ में बिताने हैं। बट इट इज नेचुरल दैट यू विल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन योर टीचिंग और लर्निंग आवर्स। जो आपका मैक्सिमम समय है, मतलब सिंपल सी थ्योरी, अगर आप 4 घंटे, कोई भी क्रिकेटर की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी यदि पढ़ने के लिए आए हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली स्किल्ड होंगे। 4.5 साल बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा। आपके टीचर भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे हम लोग भी अभी NIA के अंदर जो बैच है, पिछले 2-3 बैच जो नीट के थ्रू आए हैं, उनकी स्किल अलग है, क्योंकि उन बच्चों में जो MBBS में सेलेक्ट हो गए, मुश्किल से 2-4 नंबर का अंतर है। तो वही टेम्परामेंट है उन बच्चों में, वही सीखने का जज्बा है। उन बच्चों की स्किल अलग तरीके से तैयार होगी। जो पुराने बैच है उनकी तुलना में दे आर मोर पोटेंशियल, मोर कॉम्पिटेंट बैच। नेक्स्ट, अब देखिए मेंटर मेंटीशिप का एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल लेके हम एक्चुअली उस पर आएंगे। इनको जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, क्या नाम है भाई? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक्चुअली बनना क्या चाहते थे बताइए?
सचिन तेंदुलकर कभी भी बैट्समैन नहीं बनना चाहते थे, ही वांट टू बी ए फास्ट बॉलर, और जब उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो वो फास्ट बॉलर ही बनने गए थे। लेकिन उनके जीवन में भी एक मेंटर आए, रमाकांत आचरेकर, और उन्होंने उनको गाइड किया कि यू आर नॉट फिट फॉर फास्ट बॉलिंग, इट इज बेटर टू चूज द बैटिंग। अगर आप बैटिंग में कुछ करेंगे तो संभवतः कुछ अच्छा करेंगे। और इनके मेंटर ने इनके पूरे कैरियर में कभी भी इनको शाबाशी नहीं दी। क्यों? वो चाहते थे कि ही शुड बी मेक ए बेंचमार्क फॉर ऑल द प्लेयर्स। अच्छा, ये सबसे एक्सीलेंट खिलाड़ी है तो इसका बेंचमार्क सबसे अलग होना चाहिए। और इनका प्रैक्टिस सेशन किस तरह से होता था? डेली इनके स्टंप के ऊपर 5 का कॉइन रखा जाता था जब प्रैक्टिस करते थे। और रमाकांत आचरेकर की यही होती थी, जो बॉलर इनको आउट कर देगा वो 5 का सिक्का ले जाएगा, वरना ये 5 का सिक्का ले जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, या मोस्ट ऑफ टाइम यही हुआ, अब सचिन तेंदुलकर ही वो सिक्का लेके गए। कोई अमाउंट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन वो इम्पोर्टेंट था। वो डेवलप करना था गुरु को, एक मेंटर को डेवलप करना था। क्योंकि सिक्का, 5 के सिक्के की क्या वैल्यू, एक बार उसको घर से आने जाने का बस का किराया मिल गया, इससे ज़्यादा क्या। बट ये जिद, मुझे इसको सेव करना है, इसको गिरने नहीं देना है। सो वो डिटर्मिनेशन धीरे धीरे मेंटरशिप से ही आता है। मेंटर जब आपको बूस्टअप करते हैं, आपके टीचर आपको बूस्टअप करेंगे, तो वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट, इनको पहचानते हैं? कौन है ये? MS धोनी। ये क्या बनना चाहते थे? ये इनका भी गोल कुछ अलग था, ये फुटबॉल के गोलकीपर बनना चाहते थे। एंड द रीजन बिहाइंड इट, बॉल बड़ी है, उसको कैच करना इजी है। पर ये जो दूसरे उनके आए, चंचल भट्टाचार्य जी, इन्होंने इनको इनके मेंटरशिप में आए वो, और उनका कैरियर देखिए अब एंटायरली चेंज है। ये शायद फुटबॉल में होते तो इतना इनको अचीव नहीं हो पाता जितना इन्होंने क्रिकेट में अचीव किया। नेक्स्ट प्लीज, इनको पहचानते हैं? कौन है ये? अमिताभ बच्चन। आपके दादाजी के भी फेवरेट थे ये, और आपके भी फेवरेट है। देखिए कितना लंबी पारी है इनकी, और इनके पीछे भी वही 3D काम करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इनके जो साथ जो दूसरे, उनको पहचानते हैं क्या? पहचानिए। ये है एक कॉमेडी स्टार महमूद। महमूद इंडियन ले लूंगा, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर महमूद एक कॉमेडियन एक्टर के रूप में थे। लेकिन अमिताभ के जीवन में इनका क्या रोल है? अमिताभ की शुरुआती 17 फिल्में फ्लॉप है। 17 फिल्में ऐसी हैं शुरुआत की जिनको कोई दर्शक नहीं मिले। पर तब एक मेंटर आए उनके जीवन में, एक प्रोफेशनल फिल्म कैसे सेलेक्ट की जाए, जो व्यावसायिक फिल्में हैं उनका चयन कैसे किया जाए। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मुझे जन्म मेरे पिता हरिवंश राय बच्चन ने दिया, लेकिन मेरे व्यावसायिक पिता महमूद हैं। तो ऐसे आपके जीवन में जो मेंटर होता है, उनका रोल होता है, वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है, अगर एक अच्छा मेंटर आ जाता है आपके जीवन में, तो बहुत कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है, बहुत कुछ। नेक्स्ट, सो बेसिकली जितने भी ये एग्जाम्पल दिए मैंने, इनमें इन 3Ds का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके किसी के भी कैरियर में देखो, डिसिप्लिन होगा, डिटर्मिनेशन होगा, डेडिकेशन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप बताइए कोई भी कुछ बन सकता है क्या? आपके घर में यदि आपको डेली आपकी मम्मी जगाती है, तो ये मान के चलिए कि आप नहीं बनने वाले कुछ भी, क्योंकि आपको तो चिंता ही नहीं है, आपको तो सोने की चिंता है, आराम से उठेंगे, क्या दिक्कत है। और अब तो हॉस्टल में आ गए, घर से भी दूर, यहाँ तो कोई जगाने वाला ही नहीं। पहला पीरियड तो वैसे ही मिस हो जाएगा, दूसरे पीरियड में चलेंगे, तीसरे पीरियड में चलेंगे। डिसिप्लिन जब तक आपके जीवन में नहीं है, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तय कर लीजिए, आपके जीवन में यदि इस डी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये तय कर लीजिए कि जीवन में आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। सेल्फ डिसिप्लिन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस, ओनली की। अगर डिसिप्लिन है तो डिटर्मिनेशन भी आएगा साथ के साथ, क्योंकि आपने यदि तय कर लिया कि सुबह 9 बजे की क्लास है,
तो मुझे जाना है, एनाटॉमी की या फिजियोलॉजी की क्लास मुझे मिस नहीं करनी, या संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो संस्कृत की स्किप कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप जो कुछ भी मिस करेंगे ना, वो आपके जीवन में दोबारा घटित नहीं होने वाला। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन है तो डिटर्मिनेशन भी आएगा, और उसके बाद डेडिकेशन भी आएगा। जब निश्चय हो गया तो आप डिसाइड कर लिया कि अब मुझे बीएमएस में करियर बनाना है। अब बीएमएस में करियर बनाना है तो मुझे एक्सीलेंस बनना है। आप तो 80 का बैच है ना, आप 80 के बैच में से जब 5.5 साल होंगे, जब आप प्री पीजी में अपीयर होंगे, क्या 80 के 80 सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। एनआईए में ही नहीं हो पाते। एनआईए में 135 का बैच आता है, वो बच्चे उनमें से मुश्किल से 25-30 सेलेक्ट हो पाते। क्यों? क्योंकि जो 25-30 जो बच्चे हैं उन्होंने इन डी का पालन किया होगा निश्चित रूप से। इसलिए वो बचे कुचे लगभग 100 बच्चे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, या तो बेरोजगार वाले लाइन में चले जाएंगे या और किसी दूसरे काम में चले जाएंगे। लेकिन 29 में आने के लिए तो ये 3 डी आपके जीवन में होना जरूरी है। देखिए, आप अब एडल्ट हैं, सिलेक्शन हो चुका। अब तक आपके गुरु आपके परिवार में माता पिता भाई बहन रहे, वहाँ आपको जगाने उठाने की सारी व्यवस्थाएं थी। अब यहाँ आपके टीचर आपके मेंटर हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो अब इन 3 डी को तो पकड़ना पड़ेगा। इन 3 डी को छोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर बहुत स्ट्रगल भी है और बहुत कंपटीशन भी है। और इस फील्ड की बात क्या, किसी फील्ड में देख लीजिए आप क्रिकेटर बनना इजी समझते हैं क्या? देश के लिए सिर्फ 11 खेलते हैं। आप लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विस देती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 11 खेलते हैं। लेकिन बच्चे तैयारी तो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भाई 11 ही खेलने वाले हैं तो हम छोड़ देंगे, इसमें करियर नहीं बनाएंगे। हर स्टेट के अंदर दुनिया भर की एकेडमी है जहाँ बच्चे सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते हैं। मेरा बेटा है, अभी 11 साल का है, वो सुबह भी एकेडमी जा रहा है, शाम को भी एकेडमी जा रहा है। मैं सिर्फ उसको अलाउ इसलिए कर रहा हूँ, भाई जब तक 10वीं में पहुँचोगे तब तक खेलो, देखते हैं अगर इसमें करियर होगा तो इसमें बढ़ो, नहीं तो फिर और दूसरा करियर देखना। तो ये अवसर देने की बात है। तो इन 3 डी को आपको, क्योंकि अब प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू होने वाली है, 12th की पढ़ाई कुछ अलग तरह की है, प्रोफेशनल पढ़ाई कुछ अलग तरह की है। ये 3 डी आपको आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। इन तीनों का जो जितना अधिक पालन करेगा वो उतना ही अधिक ऊंचाइयों तक जाएगा। नेक्स्ट, इनको आप लोग नहीं पहचानते होंगे, ये सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में सेलिब्रिटी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सचिन तेंदुलकर से हम पर्सनली नहीं मिलते। सचिन हमारे लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, अमिताभ बच्चन भी इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल है। ही प्रोफेसर संजीव शर्मा, डायरेक्टर वाइस चांसलर एनआईए। तो ये सेलिब्रिटी क्यों है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ये मेरे वाइस चांसलर है या डायरेक्टर है तो मुझे इनके प्रेज करना चाहिए, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस मैन। क्योंकि इनकी स्टोरी जब आप सुनोगे ना, आप सब मेरे ख्याल से अच्छे साधन संपन्न परिवारों से हैं। मतलब हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, अच्छा पहनने को मिल जाता है, अच्छा खाने को मिलता है। ये ऐसे परिवार से हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं। और जब ये जन्म हुआ इनका तो इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और 11 साल की उम्र तक आते आते पिता भी एक्सपायर हो गए उनके। और सिंपली एक छोटा सा काम था, जो गलीचे वगैरह बुनने का जो काम होता है, उस तरह का कुछ काम था। तो 11 साल की उम्र में एक छोटे से गांव में जन्मा बच्चा, वो आज देश के शीर्षस्थ संस्थान के वाइस चांसलर है। उससे बड़ा पद नहीं होता, कुलपति से बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कोई पद नहीं होता। तो क्या था इनके जीवन में? बेसिकली जब इनसे मैंने बात करी कि सर ऐसा क्या किया आपने, भाई आप यहाँ तक, ये तो फिल्मों में स्टोरी चलती है, बचपन का सीन दिखाते हैं, हीरो के माता पिता मर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, बाद में कुछ बन जाता है, लेकिन ही इज ए लिविंग लेजेंड। इन्होंने अपने बचपन में जब इनके साथ ये हुआ तो इनकी मौसी ने इनका हाथ पकड़ा और इनको संभाला। और इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था? पहाड़ों के अंदर पेड़ लगाने का काम बहुत होता था, तो गड्ढे खुदाई का काम था। तो ये गड्ढे खोद के अपनी स्कूली शिक्षा करी, और उसी प्रोसेस के साथ साथ एक और इन्होंने एडिशनल जोड़ा, शादी ब्याह में खाना बनाने का काम। वो
ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रसंगवश आई। जैसे हमने कुछ चर्चा किस तरह से खाना बनवाना रही, क्या खाना बनवाओगे तुम। मैंने जब छोटा था तब मैंने 500 लोगों का खाना बनाया हुआ है। तो इन्होंने शादी ब्याह में खाना बना के, गड्ढे खोद के, पेड़ लगा के, जैसे तैसे पपरोला कॉलेज से अपनी BMS करी। BMS करने के बाद आपके गुजरात आए ये, जामनगर के अंदर PG करने। यहाँ से PG करके PhD करने के लिए NIA गए, और NIA के बाद वापस अपने पपरोला पहुँचे, और वहाँ इन्होंने अपना जो सर्जन है, ही इज गुड सर्जन, सर्जरी स्टार्ट की, और फाइनली अब ये 2016 में एज ए डायरेक्टर NIA ज्वाइन किया। तो ऐसे लिविंग लेजेंड जब आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ऐसे आपकी फैकल्टी में भी बहुत सारे लोग होंगे। ये कोई ऐसे ही कोई प्रिंसिपल, कोई एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ऐसे नहीं बन गया। इनके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। जब ये पढ़ रहे होंगे तो ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे कुछ स्ट्रगल रहे होंगे। तो आप अपने टीचर के साथ जुड़िए, क्योंकि मेंटर मेंटी पॉलिसी हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में इसीलिए चला रखी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपनी एक अलग स्ट्रगल में जी रहा है, वो फिजिकली फिट दिख रहा है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, या उसका स्ट्रगल कुछ अलग लेवल का है। टीचर है वो मैकेनिकल हो गया है, अपनी क्लास ली, 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास है, क्लास हो गई, अपने वापस बच्चे अपने रूम पे। लेकिन उन बच्चों को जो कि अभी इमेच्योर हैं, उनको जीवन की समझ नहीं है, घर से भी बाहर पहली बार आए हैं, तो उनके जीवन में एक ऐसा मेंटर होना जरूरी है। तो जब ऐसे मेंटर को जो आपके डेली सुबह शाम मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है नहीं कि हमें भी कुछ अच्छा बनना है, हमें भी कुछ जीवन में अचीव करना है, क्योंकि हम तो और अच्छे सुख सुविधाओं से युक्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। जब ये ऐसी विकट परिस्थितियों से निकल के यहाँ तक पहुँच गए, तो हमें तो बहुत कुछ भगवान ने दिया है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे इंस्टीट्यूट की मेंटर मेंटी पॉलिसी है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में लागू होती है तो। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी मान लो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 1700 बच्चे हैं और लगभग 100 की फैकल्टी है। तो हर, जैसे ये एक बैच 80 का बैच है और 100 हमारे टीचर है, तो एक स्टूडेंट एक टीचर को अलॉट हो जाता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम में। जब नेक्स्ट बैच आएगा तो उसी तरह से एक स्टूडेंट हर एक टीचर के पास अलॉट हो जाएगा, और वो स्टूडेंट और वो टीचर पूरे करियर में वो टीचर उनका मेंटर रहेगा और स्टूडेंट उनके मेंटी रहेंगे। और हर 2 महीने में मेंटर मेंटी की एक मीटिंग होती है, जिसके एक परफॉर्मा पूरी लॉग बुक है, ये लॉग बुक ही है एक्चुअली, जिसके अंदर असेसमेंट के क्राइटेरिया है। बच्चे की फिजिकल हेल्थ कैसी है, वो ठीक तो है, अपने घर से बाहर है, अब उसको कोई परेशानी चल रही है, उसको पता ही नहीं है, घर वालों को, कि घर वाले बहुत दूर है, टीचर डेली मिलता है। इसी तरह से दूसरा उसका मेंटल हेल्थ का लेवल क्या है, वो अपने सब्जेक्ट के प्रति कुछ सोच रहा है या कुछ डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। क्योंकि आज आप सबके पास मोबाइल है, नेट है, आप पढ़ने तो एनाटॉमी का एक छोटी सी कुछ चीज़ देखने चाह रहे थे, सेम टाइम में एक पॉपअप आ जाता है और एक वीडियो चल जाता है, आप दूसरी चीज़ देखने लग जाते हो। तो उसकी मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है। थर्ड थिंग, क्या वो क्लासेस के प्रति रेगुलर है या नहीं, कभी आ रहा है या बीच बीच में बंक चल रहे हैं। अब एक अच्छा टीचर किसको पसंद करता है, हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट को। आपने पूछा कुछ भी क्यूबाइटल फोसा, 2-4 बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, टीचर हमेशा उनसे इंटरेक्ट करता है, अब ये बच्चे पढ़ते हैं, इनका ऊपर ध्यान दें। बट द पॉलिसी इज डिफरेंट। मेंटर मेंटी पॉलिसी के अंदर क्या है कि सभी को एक लेवल पे लाना है। 80 में से 8 अच्छे हैं, वो 8 अगर अच्छे रह गए तो बचे कुछ 72 का क्या होगा, वो 72 भी इसी लेवल पे आएंगे, तभी इस इंस्टीट्यूट की ग्रोथ है, तभी इस इंस्टीट्यूट की पहचान है। अब यहाँ का एल्यूमिनाई कैसा है, जब आप निकलोगे कहीं भी आप जॉब के लिए जाओगे तो आपने कहाँ से BMS किया, इस इंस्टीट्यूट का नाम चलेगा। तो जब स्टफ एक लेवल का होगा तभी तो ऐसा होगा। तो इस मेंटर मेंटी पॉलिसी के अंदर ये भी, जो बच्चे किसी भी वजह से, अब आप लोग संस्कृत बैकग्राउंड के हैं नहीं, संस्कृत के लिए कम्युनिकेशन आपको बड़ी दिक्कत कर रही है, फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम आनी है ना, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, या तो मेंटर मेंटी आपस में बात करके उसका सॉल्यूशन निकाल लें, कोई एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट कर दें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है तो प्रिंसिपल को लूप में लेके, अक्सर ये ग्रुप है 5-10 बच्चों का, इनकी ये प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्यूशन आ जाता है। तो एट द सेम टाइम द बैच विल ग्रो एट द सेम लेवल,
पूरा बैच एक सेम लेवल पर चलता है। दिस इज द ओनली मोटो ऑफ दिस पॉलिसी। नेक्स्ट। सो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेदा इन कंपेयर टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये वैसे थोड़ा सा टाइटल गलत है, सिर्फ यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेदा तक ठीक है, दूसरे सिस्टम में क्या कमी है क्या अच्छा है हमें क्या लेना देना। आपके पड़ोस में कोई अमिताभ बच्चन भी रह रहा हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो तुम्हारे घर में रहोगे ना, अमिताभ अपने घर में रहेगा, दूसरी पार्टी क्या कर रही है हमें क्या करना उसका, वो चल रही है बरसों से चल रही है, उसको भी चलने दो। हमारे सिस्टम की क्या पहचान है, हमारे देश की क्या पहचान है, हमारे संस्कार क्या है। हाँ, कुछ परिवारों के संस्कार होते हैं, यार उस परिवार में देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे देश का कल्चर क्या है, ऐसी जो चीज़ें वो हमारे सिस्टम की बात करेंगे। कि सबसे पहली बात है कि आयुर्वेद का जो सिस्टम है ये हमारा ओन है, भारतवर्ष का सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम है, और अपने सिस्टम में जो बिलीव करते हैं ना, निश्चित रूप से वो देश भी तरक्की करता है, वो परिवार भी तरक्की करते हैं। आप देखिए जो पुराने लोग हैं वो अब भी बहुत सारी पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और दे आर मोर हैप्पी। आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि फास्ट फूड है, ये कंसेप्ट हमारे इंडिया का हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ अब थोड़े दिन पहले सर्दियाँ थी, अब गर्मियाँ आ गई, कुछ दिन बाद बारिश आएगी, उसके बाद फिर कुछ अच्छा मौसम आएगा, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। तो ऐसा वेदर चेंज हो रहा है। जिनके वहाँ परमानेंट ठंड पड़े, आज भी जिनेवा का टेम्परेचर देखो आप, जहाँ वर्ल्ड WHO का ऑफिस है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का ऑफिस है, वहाँ का टेम्परेचर देखो आज -5 होगा या -2 होगा, इतना टेम्परेचर हो। तो उनको चाहिए पैक्ड फूड, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ताज़ा फूड। तो ये हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम से अगर हम कुछ चीज़ ठीक कर सकते हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, तो इससे बेटर क्या होगा। तो जो एंशिएंट साइंस है हमारा, ये हमारा खुद का है, इसलिए ये इसकी विशेषता हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा होलिस्टिक अप्रोच। अब देखिए मॉडर्न मेडिसिन से ही कंपेयर करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो अब वहाँ सिस्टम क्या होता है, आप भी गए होंगे हॉस्पिटल में अनेकों बार, गए डॉक्टर ने आपको ढंग से सुना भी नहीं, उससे पहले उसने लिख दिया पर्चा, सिम्टम बेस्ड। क्या आयुर्वेद का सिस्टम ऐसा है? जब आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि वहाँ मानसिक व्याधियों के बारे में भी लिखा है, सत्वावजय चिकित्सा भी लिखा है। अब पेशेंट को कैसे मोटिवेट करना है, उसके सत्व को कैसे मजबूत करना है, उसको मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे बनाना है कि वो दवाइयों की जरूरत तो आधी रह जाए। क्या हर बीमारी दवाई से ठीक हो जाती है क्या? अगर हो जाती तो बताइए हर घर में डायबिटीज़ क्यों है? दवाई तो डेली खा रहे हैं। और अहमदाबाद इज द डायबिटिक कैपिटल। आप लोगों को पता है देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर। एंड इंडिया इज ए डायबिटिक कंट्री। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया के अंदर। तो अगर गोली से ठीक होता तो हो जाती डायबिटिक ठीक। अगर गोली से ठीक हो जाता, एलोपैथी के अंदर एक बार आपने बीपी की गोली शुरू कर दी, नेवर, कभी भी कोई भी एलोपैथी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि इसको बंद कर दो। जबकि आपके आयुर्वेद के डॉक्टर की अप्रोच दूसरी होती है। वो हमेशा पेशेंट को ये मोटिवेट करने की कोशिश करें, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करो, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा योग करो, थोड़ा सा अपने डाइट में चेंज करो। ही विल ऑलवेज प्रमोट टू यू टू गो फॉर ए गुड लाइफ स्टाइल। तो दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ दिस सिस्टम। ये हमारे सिस्टम की ब्यूटी है। दूसरी बात, थर्ड जो ब्यूटी है, जो आयुर्वेद का सिस्टम है, आपने सुना होगा गांव के अंदर भी जो गांव के लोग हैं, अब भाई देसी दवाई से इलाज ले लो, वो जड़ से रोग को खत्म करता है। ऐसा सुना होगा ना। आयुर्वेद के बारे में कहते हैं, एलोपैथी के बारे में कहा है क्या? एलोपैथी में तो कहेंगे काट के फेंक देंगे। आपको प्रोस्टेट की एक रिपोर्ट लेके गए, सिंपल सी 38 cc हो गया, डॉक्टर विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करवाओ और इसको निकलवा दो। लेकिन वो भी इलाज नहीं है। आपको नंबर ऑफ केसेस में दिखा सकता हूँ जिन्होंने प्रोस्टेट ऑपरेट करवाया और उसके कॉम्प्लिकेशन के बाद आज वो क्या भुगत रहे। सो दैट इज नॉट ए ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेद की ये खास बात है कि ये जो रूट कॉज है उसके ऊपर उसको बेस्ड मान के ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फोर्थ जो ब्यूटी है इस सिस्टम की, रोग ही पैदा ना हो, लोगों में रोग ही पैदा ना हो, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, तो क्या जरूरत है चिकित्सा की?
ऐसा अगर कुछ सिखा है, आप लोग अब पढ़ेंगे अष्टांग हृदय, उसके अंदर पूरा सदव्रत लिखा है, क्या करना चाहिए आपको, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, नहाने तक का लिखा है, आपकी ब्रश कैसी होनी चाहिए वो भी लिखा है। तो इतना अच्छा साइंस है, किसी भी साइंस में नहीं लिखा हुआ। तो ये अभी एक नई पॉलिसी आ रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि कुछ पार्ट आयुर्वेद का स्कूल में भी शुरू किया जाए, स्कूलों के अंदर आयुर्वेद पहुंचाया जाए। क्योंकि आप देखिए आपका सिलेबस किस तरह का डिजाइन है, ये अंग्रेजों का डिजाइन किया हुआ सिलेबस है। आपने आयुर्वेद का अभी तो सुनने लगे हो, जब आप आ गए या इससे 1 साल पहले सुना होगा। और वहाँ आप देखिए, वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा दिया गया था शुरू में ही बच्चों को, कुछ मेडिसिन के बारे में बता दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल फील्ड की थी वो आपकी 4वीं 5वीं में डाल दी गई थी। लेकिन आयुर्वेद की जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो छोटे बच्चों से, आपका मानसिक, हम लोग थोड़ी सी उल्टी एजुकेशन करते हैं। कई बार हम सोचते हैं बच्चों को 5वीं तक इसको फ्री छोड़ो, इसको खेलने कूदने दो, 6ठी से हम पढ़ाएंगे इसको बहुत अच्छा। लेकिन आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़िए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िए, बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर कब होती है, वो अर्ली स्टेज पे होती है। शुरुआती 7-8 साल में जो बच्चों को आपने सिखा दिया, वो बच्चा जिंदगी भर उनको फॉलो करता है। यदि घर में पूजा पाठ का माहौल है, वो अच्छे से आस्तिक रहता है, घर में सुबह उठने का, जल्दी उठने का डिसिप्लिन है, वो वैसा ही करता है। जो बच्चे, जो पेरेंट्स ऐसा फॉलो करते हैं, अब बच्चे को 11-12 के बाद जब वो 10वीं क्लास में जाएगा तब इसको थोड़ा सा होता है, वो बाद में कुछ नहीं होता, आमूल चूल परिवर्तन तो हो जाता है, बट जो इम्पैक्ट शुरुआती सालों में आता है बच्चों में, वो बाद में कभी भी नहीं आता। देन मिनिमम ये आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ लाइफ, वो सिमिलर उसी तरह की बात है जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण वाली। अगर आपको जीवन जीने की कला बताता है, आपके लिए भी काम की है, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, आपके परिवार मोहल्ले में रह रहे हैं, आप कुछ बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं। नए वैज्ञान धारिये एक ऐसा आता है कि भाई आपको कोई अर्ज है, आपको अगर अभी यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, तो आप उठिए, सर को बोलिए चले जाइए। अगर आप उसको रोकते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये तो सबकी काम की बात है ना, सदव्रत है, आपको भी आना चाहिए, आपको पड़ोसी को भी आना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी कि सिर्फ डॉक्टर को आना चाहिए, पेशेंट को आना चाहिए। तो ऐसा लाइफ साइंस है। आपको किस ऋतु में क्या खाना है उसके बारे में लिखा है, किस ऋतु में क्या पहनना है, किस औषधि के साथ किस चीज़ का अनुपान होना है। मतलब आपने देखा है एलोपैथी में एक कॉमन प्रैक्टिस है, अगर जब हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कहते हैं कि इसके साथ सर, आप पूछते हैं ना मैं डाइट में क्या लूँ, तो कुछ भी खाइए आप। हाउ इट इज पॉसिबल? आपको फीवर हो रहा है, आप दही खाएंगे तो कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, जहाँ प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट की बात होती है वहाँ पनीर खिलाएंगे तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो ये हमारे साइंस की ब्यूटी है कि रोग के अनुसार रोगी को दवाई भी किस चीज़ से देनी है उसका भी डिस्क्रिप्शन है, किस ऋतु में क्या खाना है, ये हमारे सिस्टम की ब्यूटी है। इसके अलावा मिनिमम साइड इफेक्ट है क्योंकि नेचर से रिलेटेड है, पेड़ पौधों की पत्तियों का है मैक्सिमम, फिर रस औषधियाँ है, उनका भी प्रोसेस करने का तरीका है इस तरह का है कि वो सेल्यूलर लेवल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, तो उनके भी साइड इफेक्ट मिनिमम है। इसके अलावा आपकी बॉडी में शोधन की प्रक्रिया, देखिए आप स्वस्थ बने रहें ये ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्वस्थ रहते रहते भी आप अपने आप को फिट नहीं कर पाते। जैसे एक नाली है, नाली के अंदर पानी का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी नाली में उस लेवल का फ्लो नहीं है जिस लेवल का उसको चाहिए, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पानी रुकता जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम की एक खास बात है, आप अपने स्वस्थ शरीर को भी शोधित कर सकते हैं, जिसको पंचकर्मा विधि के द्वारा हम करते हैं। तो ये ऐसी कुछ ब्यूटी है इस साइंस की, और ये साइंस नेचर से रिलेटेड है। आपने एलोवेरा का एक खेत लगा दिया, आमलकी का एक पूरा बाग लगा दिया, उसमें कितना नेचर डेवलप हो रहा है। पक्षी भी आते हैं उसमें, पेड़ पौधे में कीड़े भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, और औषधि भी मिलती है हमें, और आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है। कितनी ये कोविड जब चला था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं लोगों के पास है, अरे ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। आप सोचो इस साइंस को अगर आप फॉलो करें, आपके इसी हॉस्पिटल के साथ आपके प्रिंसिपल साहब तो द्रविड़ के, वो बता रहे थे कि अभी बहुत बढ़िया हर्बल गार्डन है,
कितनी बढ़िया सोच है। अब एक अच्छा हर्बल गार्डन ये डेवलप कर रहे हैं, आपको औषधि भी मिलने वाली है, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलने वाली है, और इसके साथ साथ जो इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन होने वाला है। पक्षी भी आएंगे और जानवर भी वहाँ रहेंगे, आपके यहाँ का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा अगर ज़्यादा प्लांटेशन होगा। तो इस तरह से हमारा सिस्टम पूरा नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करता है। नेक्स्ट, नेशनल रीच देखें तो ये बात सही है कि 2014 से पहले गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था आयुर्वेद को। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुर्वेद के प्रति बहुत अच्छा रुख तो नहीं था। ठीक है, पैथी के रूप में चल रही थी, स्ट्रगल था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ है। देश भर के अंदर लगभग 8 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं आज की तारीख में, लगभग इतने 273 आयुर्वेद कॉलेज भी खुले हैं, और डिस्पेंसरी देखिए लगभग 30,000 के आसपास डिस्पेंसरी है। तो सिस्टम पूरा इंडिया के अंदर डेवलप्ड है। आपके गुजरात के अंदर ही आप देखिए कॉलेजेस की संख्या भी काफ़ी हो गई होगी। इसके अलावा जो डिस्पेंसरी, राजस्थान के अंदर बहुत डिस्पेंसरी है। राजस्थान में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट का तो जब तक सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी पैथी सर्वाइव नहीं करती। नेक्स्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटरनेशनल रीच। इंटरनेशनल आपकी क्या पकड़ होनी चाहिए, इसमें आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? आपके बहुत सारे साथी होंगे जो कुछ IITs में सेलेक्ट हो गए होंगे और उनके पैकेजेस होंगे, अगर आपसे कभी चर्चा हुई होगी, या आपके भाई बहनों के कोई और साथी होंगे जिनकी कुछ इस तरह की चर्चा होगी, भाई वो अभी US सेटल्ड है, इतना उसका पैकेज है, तो आपके मन में भी आता होगा ना, मेरा कैरियर भी तो ऐसा होना चाहिए था, मैं तो अब आयुर्वेद में आ गया, ये तो वैसे ही पेड़ पौधों का कैरियर है, इसमें कहाँ डॉलर, उसमें बहुत सारे डॉलर है, इतने डॉलर है कि हर पत्ते पे डॉलर है, इतने डॉलर है। आप इस तस्वीर को पहचानते? गुजरात की यही है, अभी हुई थी लास्ट ईयर, 1 साल होने वाला अगले महीने, गांधीनगर के अंदर। तो वहाँ देखिए पिक्चर, हालांकि सिंगल पिक्चर लगाते ज़्यादा बेटर थी। बीच में प्रधानमंत्री जी हैं, इधर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उधर WHO दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड संस्था है स्वास्थ्य के लिए। हालांकि उसका रोल क्या है किसी को नहीं पता, अब वो करता क्या है, लेकिन WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, वो प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। अब सोचिए, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चीफ है वो प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद की कुछ ना कुछ चीज़ करने आए होंगे। दुनिया के अंदर अब तक मीन्स 2014 से पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम पे चाइना का ही दबदबा था। चाइना ही कहती थी, जब भी आप ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्च करोगे तो चाइना का ही सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर चाइना का दबदबा अब तक होता तो ये जो सेंटर आपके यहाँ खुला है ना, ये सेंटर गुजरात में ना खुल के संघाई में खुलता। तो ये आयुर्वेद की जीत है। और ये आयुर्वेद की जीत कैसे हुई है? ऐसे थोड़ी हो गई है, अब प्रधानमंत्री जी टेड्रोस को पकड़ रहा है, भैया यहाँ खोल, ऐसे नहीं हुई है। ये हुआ है सब कोविड के दौरान। आपदा में जो अवसर तलाशने वाली बात है ना, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती जा रही, चिंता क्यों नहीं होगी। लेकिन सोचो, अगर देश की सारी जनता स्किल्ड हो तो कितना बड़ा अवसर है। आपके कॉलेज के अंदर जब कोई एक फंक्शन होता है तो आपके पास अगर सारे बच्चे उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होके पार्टिसिपेट करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर है ना, उनके लिए कितना इजी हो जाता है। एक बच्चा ट्रांसपोर्टेशन को देख रहा है, एक फूड कमेटी को देख रहा है, एक स्टे को देख रहा है, कितना स्मूथली काम चलता है। तो ऐसे ही ये अवसर है। अब कोविड आया जब सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डेथ रेट सबसे ज़्यादा थी, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा मरे, अमेरिका के अंदर मेरा ब्रदर इन लॉ रह रहा है, और ऐसी हालत, अब वो फ़ोन पे घबराया कि हम निकले कैसे वहाँ से, और सबसे ज़्यादा डेथ US में हुई है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानने वाले क्या पॉलिसी अपनाई उन्होंने वहाँ पे। अब उन्होंने बूढ़ों को छोड़ दिया कि इनको मरने दो है? और हमारे यहाँ सबसे पहले वैक्सीन ओल्ड एज के लिए है। तो ये हमारे देश की पहचान है। और यहाँ पे भी पहले एलोपैथी को ही अडॉप्ट किया गया था, आपको ध्यान हो। सबसे पहले एक मेडिसिन आई, थोड़े दिन बाद दूसरी मेडिसिन आई,
फिर तीसरी मेडिसिन आई, ऐसे करते करते समझ में नहीं आ रहा, कभी ये वेरिएंट आ रहा है, कभी वो वेरिएंट आ रहा है। क्या आयुर्वेद के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई चेंज हुआ? आयुष ने जो पहली वेव के दौरान एक गाइडलाइन जारी करी थी वो आज तक भी जारी है। अब आपको ये चीज़ें करनी है, घर में अवेलेबल है ये सब चीज़ें, आप इसको इस तरह से अडॉप्ट कीजिए। एलोपैथी में इस कोविड के दौरान जो बजट था 99.9% एलोपैथी को गया वो बजट, और जो 0.1% था उससे आयुर्वेद सर्वाइव किया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर एलोपैथी एक्सपोज बहुत ज़्यादा हुई है, और उसी का नतीजा है कि ये आपका जो ग्लोबल सेंटर है ये इंडिया के अंदर आया। और ये वैसे जयपुर इसके लिए सबसे ज़्यादा दौड़ के अंदर था। मैं आपको बताऊं, ये NIA को जाने वाला था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो ये जामनगर को मिला। पर ये अपने देश में इससे बड़ी बात है, जयपुर और जामनगर में क्या अंतर है? हमारे देश में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और नीचे सेक्रेटरी साहब है, वो उनके साथ वो MOU साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये देखिए विदेशों के अंदर आयुर्वेद के क्या स्कोप हो सकते हैं। उसी इवेंट के अंदर फिलीपींस के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का एक MOU साइन हुआ। MOU के अंदर ये था कि जो भी आयुर्वेद से संबंधित नॉलेज है फिलीपींस के अंदर डेवलप करनी है, और उसी के लिए यहाँ से NIA या जयपुर जामनगर से यहाँ की फैकल्टी वहाँ एजुकेशन को एस्टैब्लिश करेगी, आयुर्वेद सिस्टम को डेवलप करेगी। नेक्स्ट, इसी के तहत मुझे भी एक चांस मिला 2019 के अंदर। अमेरिका के अंदर हर साल अमेरिका के अंदर धीरे धीरे लोग बाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो एलोपैथी सिस्टम है या सो कॉल्ड उनका सिस्टम है उसके साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, इतना सक्सेसफुल तो नहीं है। तो अब US के अंदर इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट किया जा रहा है कि या तो ट्रीटमेंट ऐसा हो कि जिसके अंदर मेडिसिन ही ना लेनी पड़े, ऐसा भी ट्रीटमेंट है। आप अभी पढ़ोगे मर्म थेरेपी के बारे में, मर्म के बारे में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में शरीर रचना में। वो एक प्रेशर टेक्निक है जिसको चाइनीज एक्यूप्रेशर वगैरह कहते हैं। एक्यूप्रेशर का पूरा हिस्ट्री उठा के देखो, ये आपकी मर्म थेरेपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो US और जो डेवलप्ड कंट्री है उनका एक सिनेरियो है कि या तो ऐसी थेरेपी हो जिसमें मेडिसिन ना लेनी पड़े। आजकल देखिए आप म्यूजिक थेरेपी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं क्योंकि गुड हार्मोन्स, हैप्पीनेस के हार्मोन्स तो तभी रिलीज होंगे ना जब आप खुश होगे। आप दवाई लेने से खुश हो क्या? आपको 10 दवाइयों का लिख दिया मैंने प्रिस्क्रिप्शन, तो आप देख के डर जाओगे कि यार इसको कब लूँ, इसको कब लूँ, खाऊंगा कब खाना। तो ऐसा उनकी अप्रोच है कि या तो मेडिसिन ना हो, या मेडिसिन हो तो कम मात्रा में हो, और हर्बल मेडिसिन हो। तो उसी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन है US के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मुझे डेप्यूट किया था NIA की तरफ से, 10 दिन का वो कार्यक्रम था। आयुष की पॉलिसीज और आयुर्वेद को US में कैसे डेवलप किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन थी। इसी के रिगार्डिंग मैं वहाँ गया था। मेरे साथ अभी CCRS के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं श्रीकांत जी, वो भी मेरे साथ गए थे। इसके बाद एक चांस मुझे मलेशिया मिला और एक थाईलैंड मिला। पॉलिसी वही थी कि आयुर्वेद को वहाँ कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि ये NIA की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं था, ये उन कंट्रीज की तरफ से प्रस्ताव था कि आयुर्वेद सिस्टम को हमने देखा है, समझा है, और हम अपने देश में इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि सभी देशों की देखिए वनस्पति है, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। जो हमारे यहाँ तिक्त रस द्रवगुण के जो विशेषज्ञ बैठे हैं, तिक्त रस प्रधान द्रव्य हमारे यहाँ अगर नीम है तो वहाँ कुछ और होगा वैसा ही। तो रस गुण वीर्य विपाक वाला जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्स के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। वहाँ भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो इन चीज़ों में काम करती होंगी, तो ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा। नेक्स्ट देखिए आयुर्वेद की क्षमताओं का आप एहसास कीजिए। यहाँ 17 देशों के नाम लिखे हुए हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तंजानिया, रशिया, ईरान, मलेशिया, थाईलैंड, निकारागुआ, बांग्लादेश, सूरीनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्राज़ील, टोगो, फ्रांस, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स। इनमें से कम 5 से 6 यूरोपियन देशों के नाम हैं, नीदरलैंड वगैरह। इन देशों के बच्चे NIA में UG में पढ़ रहे हैं।
पीजी में तो आते थे, लेकिन ये यूजी के अंदर है ये बच्चे। और अगर आपको डेटा फेक लगे तो मैं व्हाट्सएप आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आपका कोई ग्रुप हो। मैंने वो लिस्ट कल परसों ही ली थी कि भाई कितने देशों के बारे में, रफली तो ये आइडिया रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या डेटा है वो मैंने कल लिया था। 17 देशों के यूजी के बच्चे एनआईए के अंदर आयुर्वेद पढ़ने आए हैं। अब सोचिए 17 कंट्री तो ऐसे है ना जो आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, जब भी तो अपने स्टूडेंट को या वहाँ का स्टूडेंट, या इवन अफगानिस्तान जैसे कंट्री, लड़कियां हैं, उनसे अभी बात की कि रिसेंट जो अफगानिस्तान के हालात है, भाई अगर आप अपने देश लौटो तो क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब वो आई थी, जब गवर्नमेंट कुछ और थी, तो अभी तो शूटेड साइट है, अगर लौटेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज के बच्चे अब आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। तो सोचिए अब अगर राजस्थान में आयुर्वेद है, गुजरात में आयुर्वेद है, तो आज मुझे गुजरात आना का अवसर मिला ना, मैं राजस्थान से गुजरात आया कि आयुर्वेद की कोई बात होने वाली है। तो ये इतने कंट्रीज में आपका स्कोप खुल रहा है। आने वाले समय में आप तो इंडिया में आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, इंडिया के स्टूडेंट हैं, दिस इज द फ्यूचर स्कोप। ये आप लोगों का फ्यूचर स्कोप है इतने कंट्रीज में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप जहाँ तक आप जा सकते हो। नेक्स्ट, ये ऐसे 25 कंट्रीज हैं जिनके साथ आयुष का एमओयू है। इन 25 कंट्रीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आयुर्वेद को डेवलप करने के लिए एमओयू है। उन 17 कंट्रीज के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें लिखे होंगे, अगर आप ये स्लाइड में दे दूंगा, आप ले लेना ये। तो इन कंट्रीज में अगर आप आयुर्वेद का स्कोप सर्च करेंगे ना, तो आपको जरूर इसके अंदर चांस मिलेगा। नेक्स्ट, ये रिसर्च जिन कंट्रीज के साथ आयुर्वेद की रिसर्च के एमओयू है मिनिस्ट्री के, भारत सरकार के आयुर्वेद की यदि रिसर्च सेल बनानी है तो ये लगभग 23 कंट्रीज के साथ हमारे एमओयू है। नेक्स्ट, ये स्पेशल है जिसमें फैकल्टी डेप्यूट होती है, एकेडमिक चेयर्स डेवलप करना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जिन कंट्रीज, लगभग 13 कंट्रीज के साथ ऐसे एमओयू है जहां भारत सरकार वहां पे आयुष को डेवलप करेगी, तो वहां एक आयुष चेयर करके पोस्ट क्रिएट की जाती है। आयुष चेयर की मीन्स यहाँ से कोई भी एक फैकल्टी या 2 फैकल्टी वो सेलेक्ट होते हैं एक टेन्योर के लिए, और उस देश के अंदर उस सिस्टम को, उस देश के लिए वहाँ का सिलेबस डिज़ाइन करना, वहाँ आयुष हॉस्पिटल को कैसे रन करवाना है, आयुष के जो हमारे जो डीएनपी वाले नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए क्या स्कोप हो सकता है, एक कंप्लीट सिस्टम एक पर्टिकुलर टेन्योर में डेवलप करना और एस्टैब्लिश करना। तो ऐसे 13 कंट्रीज के साथ हमारे एमओयू है जहाँ आयुष चेयर्स डेवलप की जा रही हैं। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले डॉक्टर गोपेश मंगल मलेशिया के अंदर वो 3 साल तक एनआई की फैकल्टी है, वो 3 साल रहे वहाँ पे, वहाँ उस सिस्टम को डेवलप किया। अभी लगभग 2 साल पहले, कोविड से जस्ट पहले तक, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर डॉक्टर असित पांड्या हमारे साथी है, वो 6 महीने रहे। और रिसेंटली रसशास्त्र के एचओडी अनुपम श्रीवास्तव वो भी जिनेवा गए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। देखिए, कम से कम 25 से 30 कंट्रीज की तो राह खुली है। अगर आप इतने देशों में जा सकते हैं तो दुनिया इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। लगभग अमेरिका की एक यात्रा हो गई, संपूर्ण विश्व भ्रमण मान लिया अपने आप को, हो गया अमेरिका, बस हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने कंट्रीज में जाना चाहते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? सेक्रेटरी साहब कौन है हमारे आयुष के, बताओ? अरे चलो, अभी आप लोग नए हो, आपके गुजरात के ही है, वैद्य पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी। तो सेक्रेटरी बनने से पहले सर का अपना हॉस्पिटल है जयपुर में, चक्करपाणी आयुर्वेद के नाम से। 19 कंट्रीज के अंदर उनका बिजनेस था, 19 कंट्रीज के अंदर। खुद की छोटी सी फार्मेसी है, खुद की पेशेंट केयर है। अब सोचिए, एक सिंगल आदमी अपने बिजनेस का मॉडल इस तरह से तैयार करता है और वो 19 देशों के अंदर अपना बिजनेस चलाता है। तो विदेशों से जो पैसा आएगा वो यूएसडी में ही आएगा, यूएसडी में आएगा या पाउंड में आएगा।
तो सोचिए आपके डॉलर और पाउंड कहीं रखे हैं, वो आप तक आ सकते हैं अगर आपकी स्किल्ड हो, और आपके जैसे ही तो रहे हैं। वो यहाँ गुजरात के किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़े होंगे, फिर जामनगर से पीजी की थी, उसके बाद अपना सेटअप डाला और वो सेक्रेटरी तो आज बने। उससे पहले उनकी एक पहचान बन चुकी थी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे राजेश कोटेचा जी की एक पहचान थी। तो ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ें हैं। अगर आप लोग कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे लिए इंटरनेशनल स्कोप नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल स्कोप्स। नेक्स्ट, ये रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के अंदर आयुष चेयर डेवलप की गई, जहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो हमारा दिल्ली के अंदर है, वहाँ से डॉक्टर राजगोपालाचार्य एसोसिएट प्रोफेसर है बाल रोग के, वो डेप्यूट हुए फिलहाल। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो रिसेंटली हुआ डेपुटेशन पे गया। नेक्स्ट सर, टाइम कितना हो गया? 11:30, 10-15 मिनट। देखिए, किसी भी देश के अंदर कोई भी सिस्टम, मेडिकल सिस्टम कैसे डेवलप होता है, ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। इन देशों के अंदर जितने मैंने बताए ना, यहाँ भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे यूएस के अंदर अभी आप एक्चुअली आयुर्वेद की मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ जो न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड है ना, वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक जिस डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक पॉलिसी है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और इंश्योरेंस के अंदर कौन सी पैथी होनी चाहिए, तो वहाँ आयुष नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, वहाँ मॉडर्न सिस्टम है। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसा नहीं लगता। अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, आपकी इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसको पे करेगी, ठीक है ना। तो उन देशों के अंदर आयुष सिस्टम डेवलप हो चुका है जिनके अंदर की इंश्योरेंस के अंदर, जो हेल्थ के अंदर जो इंश्योरेंस है उसमें आयुष पॉलिसी आ गई, आयुर्वेद जुड़ गया है। जैसे रिसेंटली अभी नीदरलैंड्स ने घोषणा की है, नीदरलैंड्स की जो इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की, उसमें आयुष सिस्टम को कवर किया है। यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर कवर किया हुआ है। तो यहाँ तो फुल फ्लैश आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कुछ मतलब सेमी पार्शियली उसको अलाउ किया गया है, लेकिन और देशों के अंदर जो है वो मैक्सिमम फूड सप्लीमेंट के रूप में आयुर्वेद चल रहा है। जैसे आपका अश्वगंधा है, अमल की है, इस टाइप चीज़ें। लेकिन एक्चुअल हेल्थ सिस्टम का पार्ट वो तब बनेंगे जबकि वहाँ वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होंगे। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन की बात करें तो अभी जैसे मैं आपको शुरू में कह रहा था कि कालो ही नाम भगवान, समय ही भगवान है। आज इस समय का जैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वैसा ही आप हायर एजुकेशन की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 4.5 साल बाद जब ये कर लेंगे आप इंटर्नशिप के बाद, तब आपको प्री पीजी देना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या एनआईए में कहीं एडमिशन, या जामनगर में आप जाना चाहेंगे तो प्री पीजी का एग्जामिनेशन होगा। तो प्री पीजी के एग्जामिनेशन के लिए वही ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। जैसे अभी आप ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट फाइट करके आए हो, तब भी आपको उसी फेज से जाना पड़ेगा। तो पीजी एक हायर एजुकेशन का पार्ट है, पीएचडी है, उसके बाद पीजी के बाद भी जैसे एनआईए के अंदर अभी 14 डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीटें पीएचडी की भी है। तो पीजी के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो लगभग आपको 60,000 रुपये स्टाइपेंड मंथली मिलता है, ठीक है। 3 साल का एक कोर्स होगा, 3 साल के अंदर आप जितना पैसा आपने आयुर्वेद की शिक्षा को पाने में यूजी लेवल पे खर्च किया होगा ना, उतना सारा पैसा आपको ऐसे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट आपको रिटर्न कर देगा। अगर आप पीजी में पहुंच गए तो आप भले ही एनआईए पहुंच जाइए, चाहे ऑल इंडिया पहुंच जाइए, चाहे जामनगर पहुंच जाइए, आपको 3 साल में स्पेशलिटी की डिग्री भी मिलने वाली है और पर मंथ लगभग 60-65 हज़ार रुपये स्टाइपेंड में मिलने वाला है। इसी तरह से जो पीएचडी है ये आपका फिर 3 साल का कोर्स है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में यहाँ सिर्फ 2 ही सीटें हैं। जैसे एनआईए की बात करें तो 28 सीटें पीएचडी की, और पीजी की बात करें तो लगभग 135 सीटें हैं। तो वो कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो जाता है, लेकिन ये हाईएस्ट एजुकेशन है। इसके अलावा दूसरे भी रास्ते हैं, आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस साल तो आयुष ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप लोगों के सीनियर से बात करना, स्पार्क एक प्रोजेक्ट आया था जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आया था यूजी के बच्चों के लिए। अक्सर ये प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हम पीजी के लेवल पे, जो बच्चे पीजी में आ जाते हैं फिर वो रिसर्च की बात करें। मिनिस्ट्री का ये मोटो है कि बच्चे जब यूजी लेवल पे होते हैं तभी से उनका माइंड सेट रिसर्च के लिए होना चाहिए।
उनको ये इनोवेशन आना चाहिए कि क्योंकि ज़माना स्टार्टअप्स का है, आप बहुत कुछ उस पुराने पैटर्न पर नहीं चल सकते, ज़माने के साथ कदम ताल करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। तो एक स्पार्क करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें एक प्रोजेक्ट के जिसका सिलेक्शन होगा उसको 1 लाख रुपए की एड भी मिलेगी, गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी, और वो अपना एक टेन्योर है उसके अंदर वो पीरियड में अपनी रिसर्च कंप्लीट करके वहाँ सबमिट कर सकता है। तो ऐसे कुछ एजुकेशन के रास्ते हैं। इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट के, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, इसका यदि NIA या जामनगर के साथ एक MOU साइन हो जाए तो आपके लिए, जैसे हमारे पास वर्चुअल टेबल है डिसेक्शन के लिए, नेक्स्ट स्लाइड करो जरा। ये देखिए ये टेबल है, ये वर्चुअल डिसेक्शन टेबल है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कैडावर पे ही करें, लेकिन कैडावर का कोई विकल्प भी नहीं है, ये भी तय बात है। जो कैडावर के बिना वर्चुअल डिसेक्शन टेबल पे आप डिसेक्शन करके स्किल्ड हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कैडावर की कमी है, कैडावर्स इतनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है। तो जो भी हम कैडावर पे काम करें उससे पहले अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर लें तो कैडावर पे गलती होने की चांसेस कम होते हैं। तो ये एक वर्चुअल डिसेक्शन टेबल है। आपका जैसे बड़ा मोबाइल है, 6 फीट का मोबाइल यदि हो जाए, वैसा मोबाइल टाइप की 4 बॉडी इसमें इनबिल्ट है। आप किसी भी लेवल पे आप अपने सिंगल फिंगर से आप डिसेक्शन कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर कर सकते हैं, रीजनल डिसेक्शन कर सकते हैं। आप सेम टाइम में किसी एक हिस्से की हिस्टोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, कोई CT या MRI को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ हर इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मशीन है 2.5 करोड़ रुपए की US से इम्पोर्टेड है, हर इंस्टीट्यूट में ये नहीं होती। अभी जैसे आयुष सेक्टर के अंदर हमारे पास है, रिसेंटली अभी एक प्रोसेस चल रहा है आपके जामनगर में परचेज होने पर, एक उडुपी के अंदर। तो अभी ये है, तो ऐसे अगर MOU हो जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके इंस्टीट्यूट का किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, तो इस तरह की जो एजुकेशन है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। सपोज आपका एक 10 दिन का एक टेन्योर फिक्स हो गया और आपको वर्चुअली डिसेक्शन करवा दिया गया NIA में, आप कैडावर डिसेक्शन अपने यहाँ कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्लानिंग बन सकती है। नेक्स्ट, ये दूसरी टेक्निक है, प्लास्टिनेशन टेक्निक है। ये भी एक रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जो जनरली स्पेसिमेन वगैरह होते हैं उनकी कॉस्टिंग कितनी होती है? 5,000 4,000, क्योंकि वो आप ऐसे सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं कि उसको आप कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने सॉल्यूशन से निकाला, वो बहुत स्मेल करता है, क्लास में ले जाते हैं तो पढ़ाने में थोड़ा सा अनईजी। प्लास्टिनेशन टेक्निक वो टेक्निक है जिसके अंदर ऑर्गन को जैसी कंडीशन में आपने बॉडी से निकाला है ना, उसी सेम कंडीशन में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट एनी फाउल स्मेल। वो सेम स्ट्रक्चर, शेप, साइज वैसा ही रहेगा और वैसा ही उसका ओरिएंटेशन रहेगा। तो ये इसके प्रोसेस बड़ा महंगा है, 1.5 करोड़ रुपए का एक स्पेसिमेन आता है, इंपोर्ट होता है। लेकिन हम लोग अभी इसको डेवलप करें, हमारे लैब का काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ ये प्रोसेस होता है। एक ऑर्गन को बनने में लगभग 6 महीने का उसमें समय लगता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप MOU के थ्रू बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ सकते हैं इन चीज़ों के साथ। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सबसे पहले हमारा जो सत्यमेव जयते वाला जॉब है, कोई भी सरकार हो, भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, वहाँ वैकेंसीज आती हैं, आप वहाँ जॉब पा सकते हैं। लेकिन आपको जॉब पाने वाला ना बन के जॉब देने वाला बनना चाहिए। और अपनी जो शिक्षा है ना, ये डिग्री वाली शिक्षा नहीं है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो डिग्री पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। BMS तो आपको मिल के रहेगी, आज नहीं तो कल मिल के रहेगी, और BA और BMS में दोनों में फ़र्क है। वहाँ इस तरह की स्किल्ड पढ़ाई नहीं है। प्रोफेशनल एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। आप 5.5 साल बाद भी मम्मी पापा से ये कहो कि अब मैं क्या करूँ, दैट इज़ द फेलियर ऑफ योर एजुकेशन। आपको इतना आ जाना चाहिए, अगर एक पेशेंट आपके पास आया तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो आप अपना पर्सनल सेटअप भी बना सकते हैं, पर्सनल जो हॉस्पिटल डेवलप करके आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं आता आपको। और मुझे आज इतनी खुशी हुई, सुबह मैंने बॉस को आते ही कहा कि आपका हॉस्पिटल इतना अच्छा, इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल, और पेशेंट भी हैं, ये सोने पे सुहागा है। हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल मिलना ही मुश्किल है, और हॉस्पिटल है, साफ सुथरा है और पेशेंट भी है। तो ये बच्चों, आपको इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ मिलने वाला है अगर आपने अपने समय की कीमत समझी तो। वहाँ पेशेंट आया, अभी आप लोग क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डेली अगर एक पेशेंट की फाइल भी उठा के पढ़ोगे, भैया क्यों आया था यहाँ पे, क्या तकलीफ थी,
उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट दिया सर ने, सर से डिस्कस कर लिया, तो यू फील कॉन्फिडेंस, आफ्टर सम टाइम यू फील कॉन्फिडेंस। आपको कोई फील्ड में कोई पेशेंट मिलता है तो आप खुद उसको एडवाइस कर सकते हो। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे तो। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर टीचिंग भी एक फील्ड है, वहाँ आप टीचर और डॉक्टर दोनों का काम कर सकते हो। इसके अलावा जो फार्मेसी सेटअप पे है वो भी एक फील्ड हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर वो द्रव्य गुण में विशेषज्ञ हो या फिर रसशास्त्र में पीजी हो, उनके लिए ज़्यादा स्कोप है उसके अंदर। टूरिस्ट आजकल मेडिकल टूरिज्म की बड़ी बात है। एक डॉक्टर हैबर है साउथ के अंदर, हमारी सी उम्र के ये, मैं मिला आज तक नहीं हूँ, लेकिन मेरे और उनके कॉमन क्लाइंट यूएस में है, उनसे मुझे पता पड़ा कि वो तमिलनाडु में है, डॉक्टर हैबर। उनकी पर डे हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, एक क्लास का चार्ज है $1, एक क्लास $1, तो सस्ती भी लगती है ना, $1 ही तो है, ज्वाइन करते हैं। उनके फॉलोअर हो गए हैं 500-600, जिस दिन भी क्लास लेते हैं ना वो $500 कमाते हैं। तो देखिए मेडिकल एजुकेशन का क्या स्कोप है, और वो उनसे जुड़े हुए हैं यूएस, यूरोप, इन सब के, जिनका टाइम स्लॉट सेम हो जाता है ना। मान लो यूएस की आज क्लास है तो उनका टाइम स्लॉट सेम है तो वो उनके साथ जुड़ते हैं, यूरोप में कोई है तो उनके साथ जुड़ते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, अगर आपके पास स्किल्ड है तो कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए बाबा है ही हमारे करोड़ों में कमा रहे हैं, बाबा रामदेव है? क्या है, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो भाई, स्किल्ड हो। बाबा आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, खाने पीने की चीजें भी बेच रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप, इसलिए कहीं कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट अब आती है कि ये वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, बोलने में बड़ा टिपिकल वर्ड है, टंग ट्विस्टिंग जैसा वर्ड है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तब भी नहीं होता। मतलब आप ऐसा बने कि बजाय जॉब मांगने के आप जॉब देने वाले प्रोवाइडर बने, आप जॉब प्रोवाइडर बने। तो बीच में एक सीढ़ी पे चढ़ती जा रही है महिला, वो आकाश की तरफ जा रही है। सो स्काई इज द लिमिट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। उनके लिए कोई वो नहीं है, बट इट इज ए रिस्क, समटाइम इट इज ए लिटिल कैलकुलेटेड रिस्क। जब तक आप जीवन में थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकते। तो थोड़ा सा नॉलेज का भी खेल है, क्योंकि हर आदमी बनना तो यही चाहता है कि मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊं और मेरा एक अच्छी फैक्ट्री हो या मेरे पास अच्छा बिजनेस हो, 150 लोग मेरे अंडर में काम करें। तो बिना नॉलेज के नहीं आता, बिना रिस्क के नहीं आता, और बिना प्लानिंग के भी नहीं आता। और उसके बाद देखिए ये डेटा मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, आपसे पढ़ा जा रहा है क्या? ये 2020 के अंदर जो हर्बल मेडिसिन का मार्केट था ना वो 110 बिलियन था, और ये बाबा वगैरह आज सब बने हुए हैं ना, ये इसी के दम पे बने हुए हैं। 2027 में ये लगभग 190 बिलियन का मार्केट होने वाला है। बाबा रामदेव ने सबसे पहले लोगों को प्राणायाम और योगी सिखाना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ मेडिसिन लॉन्च की। फिर ऐसा लगा कि यार हमारे देश के लोगों को तो बिस्किट ही सही नहीं मिल पा रहा, टूथब्रश ही सही नहीं मिल पा रही, टूथपेस्ट ही सही नहीं मिल पा रही, और जो नमक वाला टूथपेस्ट हो जा रहा, कौन कौन है टूथपेस्ट। अभी कल एक पॉपअप हुआ, पता नहीं सही था या गलत था। अब हम लोग जो साबुन की टिक्कियाँ होती हैं जिससे बर्तन साफ करते हैं वो कैंसरस है, बहुत सारे उससे केमिकल होते हैं। तो अमेज़न के ऊपर चूल्हे की राख 180 रुपये किलो बिक रही है। अब सोचो, ऐसा मैंने देखा था, रियली झूठ नहीं है। तो ऐसे आपकी पैथी के अंदर बहुत सारी गुणवत्ता है। बात है फोकस्ड होने की, बात है अपनी चीज़ों पर विश्वास करने की। देखो एंशिएंट साइंस है, आपके पिताजी या उनके पिताजी ने जो बात कही वो 99% गलत नहीं होगी। थोड़ा सा हो सकता है कि इस परिप्रेक्ष्य में नए ज़माने के हिसाब से थोड़ी सी वो अटपटी लग रही होगी, लेकिन वो गलत नहीं है। ऐसे ही चरक सुश्रुत में जो लिखा, ये देवताओं के या एंशिएंट ऋषियों के टाइम की बातें हैं। आज से लगभग 1000 साल बाद महात्मा गांधी हैं, ये भी भगवान की तरह ही इनकी इमेजिनेशन होगी, अगर एक भगवान आए थे, ऐसे आए थे, क्योंकि जो जितना एंशिएंट होता जाता उसकी गुणवत्ता उतनी ही बन जाती है। तो ये जो लिखा गया जो कल्चर है ना, जो चरक सुश्रुत है, ये एंशिएंट साइंस है, बरसों पहले लिखा गया है, गलत तो हो ही नहीं सकता। बात है युगानुरूप इसको थोड़ा सा
मॉडिफाई करने की और आपको उसमें मेहनत करने की। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं कि आपने कोटेशन पढ़ लिया कालो इनाम भगवान, अब यार इसमें भगवान जैसा क्या है? समय है, टाइम देखा, समय की तरह घड़ी चल रही है, खत्म शाम को, इसमें भगवान जैसा क्या है? बट द ब्यूटी इज दैट इफ यू यूज योर टाइम एज मनी, मोर देन मनी, तब ये भगवान जैसा ही आशीर्वाद है। भगवान से क्या मांगते हो आप दिन भर? मुझे अच्छी नौकरी दे दे, अच्छी गाड़ी दे दे, तो समय ही भगवान है। समय का सदुपयोग करोगे तो भगवान की तरह ही आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, 15 मिनट में पूछ लो, फिर मेरे को निकलना है। जो आपकी इच्छा हो पूछो। हेलो, हाँ, पूछना चाहते हैं? कोई हैंड रेज करें। किसी को कोई क्वेरी, फ्यूचर प्लानिंग, कुछ भी पूछ सकते हो, हैं? नहीं, चलो बाद में कर लेना, बाद में बात करेंगे फिर से, ठीक है सर? Thank you so much, sir. Your kind and precious lecture for us. Now I would like to our principal to facilitate as our guest speaker, Dr. Sunil Yadav, sir.